बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब अगर एलानिया तौर पे अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं तो अरब ममालिक पाकिस्तान को भी कहेंगे कि फ़ौरन आओ और इस लड़ाई का हिस्सा बनो। पाकिस्तान सऊदी अरब जाके वहाँ से इस लड़ाई का हिस्सा बनेगा या पाकिस्तान अपनी सरहदों से भी ईरान के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली शिया उलमा इकराम को बुलाकर ये कह दिया कि मुझे यहाँ पे कोई पंगा पाकिस्तान में नहीं चाहिए और जो लोग ये करेंगे उनको फ़ौजी अदालतों के अंदर ले जाया जाएगा। उनको काफ़ी थ्रेट किया, उनकी डांट डपट भी हुई, वो काफ़ी नाराज़ हैं कि हमारे साथ तौहीन में सलूक किया गया। हालांकि हम आलम दीन थे, प्यार से बात की जा सकती थी। लेकिन अच्छा, कुछ ये भी मौलवी कह रहे हैं नहीं जी हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक हुआ है, लेकिन जो ये कह रहे हैं हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक हुआ उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा। अब एक और काम भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे निगरानी या ज़ेरे असर चलने वाले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर कलअदम तंजीमों के लोगों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। ये बड़ी ढिटाई और बेशर्मी वाला काम किया जा रहा है। वो कलअदम तंजीमें जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर खून बहाया, उनके जो बंदे हैं उनके इंटरव्यूज़ चलाए जा रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के ज़ेरे असर चलने वाले मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे शिया है तो ये शिया सुन्नी का मामला हो जाएगा। देखिए, ये शिया सुन्नी का मामला नहीं होगा, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, क्योंकि ईरान की लड़ाई इसराइल और अमेरिका के साथ हुई थी। उसने इसराइल और अमेरिका के साथ लड़ाई लड़नी है, उसकी अरबों के साथ लड़ाई नहीं हुई। अगर अरब ममालिक ईरान पे हमला करते या ईरान अरब ममालिक पे अटैक करता, वो एक लड़ाई चलती, इसराइल और अमेरिका इसका हिस्सा ना होते तो पाकिस्तानी किसी और तरह शायद सोचते, डिवाइड भी हो जाते। लेकिन यहाँ पे एक शिया सुन्नी इत्तेहाद देखने में आया जो तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है, इससे पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा। रूस ने एक बड़ा अहम मामला उठाया है इस वक्त, और रूस ने अमेरिका से बात भी की है कि इसराइल की जानिब से बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के करीब जो अटैक किया गया, जिसके बदले में डेमूना न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ईरान ने अटैक किया था। ईरान ने लगभग कोई 8 किलोमीटर दूर किया था, इसराइल ने काफ़ी करीब अटैक किया है बुशहर में, जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं उनके पावर प्लांट है वहाँ रशियन काम भी करते हैं। तो रशिया ने खबरदार किया कि ये इंतहाई दर्जे की गैर जिम्मेदारी है और ये इंतहाई ख़तरनाक बमबारी की गई है, इससे रेडिएशन हो सकती है, और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। ये अल जज़ीरा की एक खबर है, उसके मुताबिक रशिया ने अमेरिका को कहा कि ये आग से खेलने वाला काम है और ये इसराइल को अमेरिका रोके ये हरकत करने से। अमेरिका का नाज़रीन एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ये कुवैत में एक अमेरिकी फ़ाइटर जेट गिर गया है। तो अब तक की इतला के मुताबिक जो दस्तयाब डाटा है, अमेरिका के टोटल 17 जेट तैयारे या एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं वो गिरकर तबाह हो गए हैं। ख़राब होने वाले 6 इसके अलावा हैं और बाकी नुकसान उनका अलग से हो रहा है। तो ये लड़ाई तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई है। देखें ना, इतने तो जेट तैयारे अमेरिका के अफ़गानिस्तान और इराक की और लीबिया की लड़ाइयों में तबाह नहीं हुए। तब ये 1 महीना पूरा नहीं हुआ ईरान के साथ, 1 महीना नहीं हुआ पूरा और इतने सारे तैयारे तबाह हो गए हैं। तो अमेरिकन एयरफोर्स के लिए ये आसान नहीं है इसको हज़म करना, ये बड़ी मुसीबत वाली बात है। नाज़रीन, इराकची का एक स्टेटमेंट है मेरे सामने, ये मैं चाहता हूँ कि आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊँ। और उन्होंने इसके अंदर कुछ ना डाटा बताया है। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने कहा जी मुझे एक बात वादे करने दें, मिस्र में से एक स्वेज़ कैनाल गुजरती है। मैंने आपको बताया था ना, मिस्र के बीच में से एक नहर गुजरती है, उसको स्वेज़ कैनाल कहते हैं। वो कहते हैं वहाँ से गुजरने के लिए 2 लाख से लेकर 7 लाख डॉलर तक फ़ीस वसूल की जाती है, जबकि बड़े कंटेनर्स जब वहाँ से या ऑयल टैंकर्स वहाँ से गुजरते हैं तो ये रकम $1 मिलियन से भी तजावज़ कर सकती है। यानी मिस्र पैसा लेता है जो वो अपने रास्ते में से जहाज़ गुजारता है तजारत के लिए। पनामा नहर से गुजरने वाले जो है वो 1 लाख से $4.5 लाख तक फ़ीस देते हैं, जबकि बड़े न्यू पनामा मैक्स जहाज़ों के लिए ये फ़ीस $5 लाख तक पहुंच सकती है। तुर्की जो है वो आबनाए बासफोरस के इस्तेमाल पर फ़ीस लेता है। बासफोरस का तुर्की का एक इलाका है, वो उसकी फ़ीस लेता है। कनाडा जो है वो सेंट लॉरेंस सी वे के इस्तेमाल पर फ़ीस वसूल करता है। अमेरिका भी सेंट लॉरेंस सी वे पर फ़ीस आयद करता है। ईरान ने कई दहाइयों तक आबनाए हुर्मुज़ के इस्तेमाल पर कोई फ़ीस वसूल नहीं की, बल्कि उसको मुफ्त रखा। इतनी बदनामी, पाबंदियों और आलमी तन्हाई के बावजूद, और फिर भी आप ये चाहते हैं कि मैं ये मान लूँ कि यहाँ बुरा किरदार ईरान है। बड़ी गहरी बात उन्होंने की कि पूरी दुनिया अपने समुद्री रस्तों से जब कोई शिप्स गुजरते हैं तो उनसे पैसे वसूल करती है, उनसे टोल टैक्स लेती है। टोल टैक्स आप कहते हैं ना, वो लेती है।
लेकिन ईरान नहीं लेता। ईरान ने मुफ्त गुजरने दिया सबको, लेकिन फिर भी ईरान का किरदार बहुत बुरा है और ईरान का अपना तेल वहाँ से नहीं गुजर पा रहा था। ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज प्लान किया जा रहा है 28 मार्च को। इसकी तफसीलात मैं आपको 1-2 वीलॉग आगे जो आने वाले हैं उनमें बताऊंगा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ कैसे अमेरिकन इकट्ठे हो गए हैं और कितने बड़े पैमाने पर वो एहतजाज करने का इरादा रखते हैं। श्रीलंका के हवाले से ईरान ने एक बड़ा शानदार काम किया, क्योंकि श्रीलंका ने एक एहसान किया था ईरान पे। जब इंडिया में बहरी मशक़ें करने के बाद ईरानी फ़ौजी निकले तो वहाँ पे आगाह कर दिया गया अमेरिकन को कि जनाब ये निकल गए हमारी हदूद से, तो अमेरिकन ने वो शिप तबाह कर दिया। तो इस मौके पे श्रीलंका ने उनको रेस्क्यू किया था, उनके शोहदा की मदद की थी ईरानियों के। तो ईरानियों ने श्रीलंका के लिए ये सहूलत दे दी है कि आबनाए हुरमज़ में उन्हें मुकम्मल छूट है, वो अपने जितने मर्जी कंटेनर ले जाएं, जैसे मर्जी वो इसे इस्तेमाल करें। तो ये उन्हें जो है ना इनाम दिया है ईरान ने, और ये अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने बड़ी मदद की है उन लोगों की जो बहुत मुश्किल में थे। अब नाज़रीन, आखिर में मैं सुहेल अफरीदी साहब गए वहाँ पे क्वेटा में, वहाँ उन्होंने एक जलसा किया मशीन में, और सुहेल अफरीदी का जलसा तो लंबा चौड़ा है, बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन असल बात वही है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये अवामी तहरीक नहीं है, ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, ये जलसा जुलसा है, ये तो आप खेलते रहें। इमरान खान मकबूल आदमी, जहाँ पे आप जाएंगे लोग निकल ही आएंगे, लेकिन यह कि बलूचिस्तान को छेड़ना ज़रूरी था, पेंडिंग था। सुहेल अफरीदी को बार बार उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे कि आप पंजाब गए, सिंध गए, बलूचिस्तान आए, तो सुहेल अफरीदी बलूचिस्तान भी चला गया। अब वहाँ पे बलूचिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन पर बड़ा शदीद क्रैकडाउन हुआ, बड़ी मुसीबतें उनके ऊपर आई, लेकिन फिर भी उन्होंने जलसा कर लिया। अब जो काबिल ज़िक्र बात है जो सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे कही, वो मैं एक बात आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अदरवाइज़ इससे इमरान खान की रिहाई नहीं होनी जलसों से। वो जब तक ये वो रिहाई फोर्स बनाने वाला अपना पूरा एक एलिमेंट है उसको मुकम्मल नहीं करेंगे, जब तक कि हकीकी स्ट्रीट मूवमेंट नहीं चलाएंगे, गली मोहल्लों तक नौजवानों को इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक कि लाखों नौजवान इनके साथ नहीं चलेंगे और पूरा पाकिस्तान नहीं निकलेगा, इमरान खान ऐसे बाहर नहीं आएगा। या तो इमरान खान को डील करनी पड़ेगी, या आसिम मुनीर साहब के ऊपर शदीद तरीन दबाव डालना पड़ेगा, या फिर अवाम अपनी ताकत के ज़रिए से एक मूवमेंट बनाए और इमरान खान साहब बाहर आएँ। अच्छा जी, अब सुहेल अफरीदी साहब ने जो सबसे अहम बात की वो ये कि अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान की पॉलिसी पर जो ये बंद कमरों में पॉलिसी बनाते हैं, हम उस पर तनकीद करते हैं तो ये हमें कहते हैं अफ़गानिस्तान चले जाओ। जब हम इनके बंद कमरों की पॉलिसी पर तनकीद करते हैं कि ईरान के मामले में कौम को और पार्लिमान को एतमाद में लो, तो ये कहते हैं ईरान चले जाओ। ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का है, ये पाकिस्तान मेरा है, मैं हूँ इस पाकिस्तान का मालिक, मैं हूँ पाकिस्तान का आम शहरी, और पाकिस्तान का आम शहरी ही रियासत है, रियासत है, रियासत है। सुहेल अफरीदी साहब ने ये पशीन के अंदर खिताब किया है। बहरहाल बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।